सोचिए, मसालों का व्यापार करने उतरी एक मामूली सी कॉर्पोरेट स्टार्टअप धीरे धीरे पूरी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को निगल जाती है। किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन ये 100% सच है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले हॉस्टाइल टेक ओवर की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $45 ट्रिलियन। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लगभग 200 सालों के दौरान भारत से इतनी ही विशाल संपत्ति बाहर निकाली गई। मतलब एक अकेली प्राइवेट कंपनी ने एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे निचोड़ लिया, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है एक रॉयल कॉर्पोरेट स्टार्टअप। कहानी शुरू होती है साल 1599 से। लंदन के सिर्फ 125 व्यापारियों ने मिलकर करीब 72,000 पाउंड्स की रकम जुटाई। उनका गोल बिल्कुल साफ था, मसालों के व्यापार पर डच लोगों का जो एकाधिकार था उसे तोड़ना। और इसी बेतहाशा मुनाफे की चाह से जन्म हुआ उस जॉइंट स्टॉक कंपनी का, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। अब जरा इस सफर को देखिए। साल 1600 में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 साल का रॉयल चार्टर यानी एक एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग लाइसेंस थमा दिया। 1608 में विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचते हैं। शुरुआत में तो ताकतवर मुगल सम्राट जहांगीर से कोई खास तवज्जो नहीं मिली, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद 1615 तक थॉमस रो अपनी कूटनीति से व्यापार करने के अधिकार हासिल कर ही लेते हैं। यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। 17वीं शताब्दी में भारत कोई छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं था। दुनिया की कुल संपत्ति का 25% हिस्सा यहीं से आता था। ये $21 ट्रिलियन का एक विशाल औद्योगिक पावर हाउस था। उस वक्त के ब्रिटेन के मुकाबले तो ये अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा विशाल और समृद्ध थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, फैक्ट्री से किले तक का सफर। जो कंपनी शुरुआत में राजाओं के सामने व्यापार के लिए हाथ जोड़कर खड़ी थी, उसने धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। मसूलीपट्टनम हो, मद्रास, बॉम्बे या फिर बंगाल, एक एक करके उन्होंने इन अहम बंदरगाहों पर कब्जा जमाना शुरू किया। और मजे की बात देखिए, व्यापारिक गोदामों की सुरक्षा के नाम पर ऊंची दीवारों वाले किले बनाए जाने लगे और अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी भी खड़ी कर ली गई। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 1670 का वो शाही फरमान। किंग चार्ल्स द्वितीय ने इस प्राइवेट कंपनी को अपने खुद के सिक्के ढालने, सेना बनाने और इलाकों पर सीधे राज करने का लीगल राइट दे दिया। सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी रातों रात एक स्वतंत्र सैन्यवादी राष्ट्र में बदल चुकी थी। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चैप्टर, द हॉस्टाइल टेकओवर। 1757 के प्लासी के युद्ध को हम इस पूरे टेकओवर का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने एक बेहद क्रूर लेकिन शानदार कॉर्पोरेट रणनीति खेली। उसने बंगाल के सेनापति मीर जाफर को भारी रिश्वत दी, अंदरूनी गद्दारी से नवाब सिराजुद्दौला को हरवाया और फिर मीर जाफर को एक कठपुतली सीईओ की तरह गद्दी पर बैठा दिया। और तो और 3 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी वसूल लिया। प्लासी के बाद हुआ 1764 का बक्सर का युद्ध और फिर आई इलाहाबाद की ऐतिहासिक संधि। इसी ने कंपनी को दीवानी राइट्स दिलाए, जो सच में सबसे बड़ा हॉस्टाइल टेकओवर था। दीवानी राइट्स का सीधा सा मतलब था कि अब कंपनी को सीधे तौर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया था। जरा सोचिए, एक विदेशी कंपनी के हाथों में एक पूरे राष्ट्र की तिजोरी आ गई थी। इनकी चालाकी का लेवल देखिए। 1765 से पहले कंपनी भारत से सामान खरीदने के लिए अपना ब्रिटिश सोना और चांदी लाती थी, लेकिन दीवानी राइट्स मिलने के बाद उन्होंने अपनी जेब से 1 पैसा लगाना भी बंद कर दिया। भारतीय नागरिकों से ही टैक्स वसूला, उसी पैसे से भारतीय सामान खरीदा और फिर उसे यूरोप ले जाकर 100% मुनाफे पर बेच दिया। क्या गजब का बिजनेस मॉडल था। अब आते हैं भाग 4 पर, लूट का एकाधिकार। जब कोई कॉरपोरेशन बिना किसी रोक टोक के एक पूरे देश को सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट के लिए चलाने लगे, तो नतीजे भयानक ही होते हैं। कठपुतली राजाओं को बिठाने के अलावा इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल किया, ताकि बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों को आसानी से हड़पा जा सके। और सबसे दर्दनाक मंजर तो 1770 के बंगाल अकाल में दिखा। लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए, लेकिन कंपनी ने राहत देने के बजाय मृतकों के हिस्से का टैक्स भी जिंदा लोगों से बेरहमी से वसूला। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी डिक्शनरी का मशहूर शब्द लूट आया कहाँ से है?
जी हाँ, ये सीधे तौर पर हमारे हिंदी शब्द लूट से लिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये बेहिसाब और निर्मम हरकतें इतनी कुख्यात हुईं कि ये शब्द हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजी भाषा का हिस्सा बन गया। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक बेगाम कॉरपोरेशन आखिर कब तक किसी देश की संपत्ति को ऐसे ही निचोड़ सकता है? कभी न कभी तो लोगों के सब्र का बांध टूटना ही था ना। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर, द क्राउन टेक्स कंट्रोल। सालों के इस भयानक दमन के बाद 1857 वो ब्रेकिंग पॉइंट साबित हुआ। शुरुआत में रोटियों के जरिए जो बेचैनी फैल रही थी, वो कारतूसों पर लगी कथित चर्बी के मुद्दे पर एक बड़े विद्रोह में बदल गई। मंगल पांडे और बाकी सैनिकों की बगावत एक चिंगारी की तरह पूरे उपमहाद्वीप में फैल गई। इस पहले स्वतंत्रता संग्राम ने कंपनी की बुनियाद को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि कंपनी के हाथ से सब कुछ फिसल गया। कंपनी को बचाना अब नामुमकिन था और मजबूरन ब्रिटिश सरकार को बीच में आना पड़ा। अगस्त 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। ब्रिटिश क्राउन ने इस बेलगाम कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर दिया और भारत पर अपना सीधा राज कायम किया। इतिहास का ये शायद सबसे बड़ा गवर्नमेंट बेलआउट था, जिसके साथ ब्रिटिश राज की आधिकारिक शुरुआत हुई। लेकिन इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आता है। साल 2005 में संजीव मेहता नाम के एक भारतीय उद्यमी ने उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया। जी हाँ, जिस कंपनी ने कभी भारत पर राज किया था, वो आज एक भारतीय के ही स्वामित्व में एक लग्जरी चाय और कॉफी का ब्रांड बनकर रह गई है। वक्त का पहिया कैसे घूमता है ना? अंत में यह विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुनाफे और सत्ता हथियाने का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, क्या उसकी गूंज आज के ग्लोबल कैपिटलिज्म में भी सुनाई देती है? क्या आज के विशाल मल्टीनेशनल कंपनियों के काम करने के तरीके में हमें उसी एकाधिकार की झलक मिलती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।